गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फ्लैश फ्लड्स। ये टॉपिक आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो गए हैं। तो फ्लैश फ्लड्स क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो फ्लैश फ्लड्स में क्या होता है कि एकदम से सडनली बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत तेज़ी से जो है फ्लड्स आ जाते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि रेनफॉल की वजह से ऐसा होता है, खासकर अगर 6 घंटे के भीतर भीतर रेनफॉल हो और बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, उसकी वजह से ही फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। उससे क्या होता है, वाटर लेवल का राइज बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, कई बार ये रेनफॉल के अलावा डैम के फेलियर या लीवी फेलियर की वजह से भी हो जाता है। आइस या फिर डेब्री जैम हो जाए, अगर सडन रिलीज ऑफ वाटर होए किसी नेचुरल रिजर्वायर से, जैसे कि किसी ग्लेशियल लेक से, तो भी जो है ये फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। कई बार सबसे जो हमने देखा है कि जो आपके हिली एरियाज़ में होता है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी जो है ये फिनोमिना देखने को मिलता है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फ्लैश फ्लड्स में क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से बहुत ही हाई स्पीड पर जो है ये पानी आ जाता है और डेब्री और सेडिमेंट भी लेकर आता है ये पानी। इससे ड्रेनेज सिस्टम्स जो है वो रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। खासकर जहाँ पर रिवर्स बहुत नैरो है और स्टीप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फ्लैश फ्लडिंग देखने को मिलती है। और ये अर्बन एरियाज़ में भी जो है हो जाती है, अगर स्मॉल रिवर्स के पास कोई अर्बन एरिया लोकेटेड हो तो। अब जब होता जो है ये फ्लैश फ्लड्स जो है, नॉर्मल जो आपके जनरल फ्लड्स हैं उससे कैसे डिफरेंट है। फ्लैश फ्लड्स तो आपको पता समझ आ गया होगा कि इनका रैपिड ऑनसेट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से आते हैं ये, और बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जबकि जो नॉर्मल फ्लड्स हैं वो धीरे 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 आती है, आपके पास बहुत लंबा टाइम होता है समझने के लिए कि फ्लड आ रही है। और अगर हम फ्लैश फ्लड देखें, शॉर्ट लिव फिनोमिना है, बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है। जबकि फ्लड्स जो है इन जनरल वो कई हफ्ते भी रह सकता है, कई महीने भी रह सकता है। इंटेंसिटी अगर देखें तो फ्लैश फ्लड्स की इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है। फ्लड्स की भी बहुत हाई और जो है डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन इसमें कम जो है वो जो है इंटेंसिटी रहती है इन जनरल जनरल फ्लड्स की। फ्लैश फ्लड जो है वो कोई वार्निंग नहीं देती है, बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि, लेकिन जो जनरल फ्लड्स हैं उसमें वो धीरे धीरे एडवांस करती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि फ्लड जो है आ रही है, तो इसलिए इवैक्यूएशन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना जो है वो उसमें पॉसिबल हो पाता है। अगर हम जोग्राफिक स्कोप देखें तो ये यूजुअली लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं फ्लैश फ्लड्स, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक एरियाज़ में ही आती हैं जहाँ पर इंटेंस रेनफॉल होता है। जनरल फ्लड्स जो है वो लार्जर एरियाज़ को कवर करती हैं, रिवर बेसिन्स, कोस्टल रीजन्स, लो लाइंग एरियाज़, किसी भी एरिया को कवर कर सकती है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो डॉपलर रडार्स का इस्तेमाल करते हुए फ्लैश फ्लड्स की फॉरकास्टिंग करते हैं। फिर नेशनल जो आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, ये भी टाइम टू टाइम एडवाइस इशू करती रहती है लो लाइंग एरियाज़ में कि फ्लैश फ्लड्स की जो है वो ख़तरा है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन भी जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़, ये भी जो है लैंडस्लाइड्स और ब्लॉकेजेस को देखती रहती हैं रिवर में सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, कि कहीं अगर जो है ब्लॉकेज हो गई है तो फ्लैश फ्लड्स का खतरा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल ने एक जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसने OTT प्लेटफॉर्म पे जो है कंटेंट को ब्लॉक करने का जो है वो ऑर्डर दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंडर। तो एक OTT प्लेटफॉर्म है कॉल्ड उल्लू, उनके ऊपर कुछ कंटेंट जो है वो डाला गया था, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाई है DPCGC ने, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है OTT प्लेटफॉर्म्स की खुद की ही। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो कंटेंट है ये ऑब्सीन और न्यूडिटी इसमें शो हो रही है, इसलिए IT रूल्स के अंदर इसको बैन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है या तो इसको आप जो है एडिट करो या फिर इसको टोटली ही बैन कर दो। ठीक है, अब IT रूल्स के बारे में देख लेते हैं हम। 2021 के जो रूल्स थे, फरवरी 2021 में नोटिफाई किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। इन रूल्स में जो है ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड करने की जो है कहा गया था कि इंटरमीडियरी जो है जैसे कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी अपनी डिस्चार्ज करते हुए ड्यूटीज़ को ड्यू डिलिजेंस जो है वो अपनाएंगे। अपनी वेबसाइट पर
रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिवेसी पॉलिसी, यूज़र एग्रीमेंट, इसको पब्लिश करेंगे प्रोमिनेंटली। ये रूल्स जो हैं उन यूज़र्स को अलाउ करेंगे यूज़र्स को अलाउ करेंगे कि वो अगर कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स उस इन जो है रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ही कंप्लेंट आगे कर सकते हैं। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है इंटरमीडियरी को प्रोमिनेंटली पब्लिश करना होगा, ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम, उसका कंटैक्ट डिटेल्स, जिसको देखते हुए कोई भी यूज़र या कोई भी विक्टिम जो है कंप्लेंट कर सकता है वायलेशन की। उस ग्रीवेंस ऑफिसर को 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट को एक्नॉलेज करना है और 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, पहले तो आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं वो जो कि ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स के बीच में, उनको हमने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहा है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज वो हैं जिनकी जो है एक नोटिफाइड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा यूज़र्स हैं जिनके, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि उनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है अपॉइंट करना है, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी अपॉइंट करना है जो 24/7 कोऑर्डिनेशन करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ। फिर जैसे कि जो आपके सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जो मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सएप, उनको जो है फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज भी जो है वो आइडेंटिफाई करके देना है अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब अब आपने कोई मैसेज जो है वो बनाया, उसको अब बहुत ज़्यादा वो फॉरवर्डेड मैसेज बहुत फेमस हो गया और लेकिन वो कुछ उसमें ऑफेंसिव है, तो व्हाट्सएप को बताना है कि एक्चुअली ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कौन सा यूज़र था जिसने ये सबसे पहली बार ये मैसेज ओरिजिनेट किया है। अब इसी में ही जो है कहा गया है कि अगर उनको इंटरमीडियरीज को कोई कंप्लेंट मिलती है तो 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेना है और कोई इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो है वो इस कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी बनाया गया है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी, जो कि एक चार्टर होगा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ के लिए। उसी को देखकर जो है कोड्स, जिसमें कि कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस भी होंगी, उसी को देखकर जो है वो एक्शंस आगे फर्दर जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ लेंगी। अब ये ऐसी ही एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी की गई है एज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। इसको किसने बनाया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली वही रिड्रेसल मैकेनिज्म लेकर आई है जिससे कि कंप्लेंट्स जो है वो व्यूअर की कंप्लेंट्स जो है वो एड्रेस की जा सकती हैं। ठीक है, IT रूल्स 2021 के अंदर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ 56,000 करोड़ के आसपास जो है 16 स्टेट्स के वो मंजूर कर दी हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बेसिकली गवर्नमेंट जो है क्या एक्सपेंडिचर करती है फिज़िकल असेट्स बनाने में, फिक्स्ड या फिर इंटेंजिबल असेट्स बनाने में, किसी एग्जिस्टिंग असेट को अपग्रेड करने में, रिपेयर करने में या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी एक्सपेंडिचर से अगर आपका तो एसेट बन रहा है या आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से उसको प्राइम ड्राइवर ऑफ इकनॉमी देख रही है, इसीलिए उसको जो है वो मोटिवेट भी किया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे असेट्स क्रिएट होते हैं। ये जो असेट्स होते हैं ये आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो उससे आपकी लाइबिलिटी को जो है कम होती है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। धीरे धीरे जब आप असेट्स क्रिएट करते हो उससे लेबर की पार्टिसिपेशन बढ़ती है, इकोनॉमी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है कि वो अपने आप को फ्यूचर में और प्रोड्यूस कर सके। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना तो वो कोई एसेट क्रिएट कर रहा है ना ही कोई लाइबिलिटी को कम कर रहा है, वो सिर्फ एक रिकरिंग नेचर का बन जाता है। जब जो मुफ्त की सब्सिडीज़ बांटी जाती है या मुफ्त की जो पेंशन बांटी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे कोई आपका एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले लोगों पे एक खर्चा ही बढ़ रहा है क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। कैपिटल क्या क्वेश्चंस हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में? तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 14.2% था बजट एस्टिमेट्स का। गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग कम करनी पड़ी फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि डेफिसिट बढ़ गया था जो है कोविड की वजह से।
ठीक है। लेकिन उसके लिए ही जो है गवर्नमेंट फिर भी एक स्कीम लेकर आई, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-2024, जिससे कि एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिले कैपिटल एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी के ऊपर। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को 2020-2021 में जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, और इसको जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, उन्होंने बहुत इसको सराहा था। इस स्कीम के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, लगभग 1.3 लाख करोड़ का इन टोटल, ताकि जो है वो अपने एसेट्स क्रिएट कर सकें, अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है पे ऑफ कर सकें। तो इसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो पार्ट 1 क्या डील कर रहा है, 1 लाख करोड़ का लोन जो स्टेट्स को दिया जाएगा इन शेयर ऑफ देयर सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया है। पार्ट 2 में 3,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को अपनी व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस को जो है वो रिपेयर या फिर जो है स्क्रैप करने के लिए। पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो है अर्बन प्लानिंग और अर्बन फाइनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म्स करने के लिए उनको जो है लोन दिया जाएगा। पार्ट 5 में हाउसिंग स्टॉक जो है पुलिस पर्सोनल के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए बनाने के लिए जो है लोन दिया जाएगा। पार्ट 6 में नेशनल इंटीग्रेशन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें जो है जो है इससे रिलेटेड जो है इनिशिएटिव्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन मिलेगा। और पार्ट 7 जो है डिजिटल लाइब्रेरीज़ या लाइब्रेरीज़ बनाने के लिए पंचायत या फिर वार्ड लेवल पर, उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को दी जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने इंडियन ओरिजिन की सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट आरती होला मैनी को डायरेक्टर बना दिया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का। तो ये ऑफिस क्या है, ये बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन करता है पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस के अंदर। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट वियना का ही ये पार्ट है, जो कि इसको सेक्रेटरी सर्विसेज भी देता है। और ये जो है अकेली ऐसी कमेटी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो एक्सक्लूसिवली डील कर रही है कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस से, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ये जो आपका आउटर स्पेस अफेयर्स का ऑफिस है, ये यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन स्पेस एप्लीकेशंस को भी जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें कि ट्रेनिंग कोर्सेज देना, वर्कशॉप देना, सेमिनार करना, स्पेस एप्लीकेशन से रिलेटेड और एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, ये सारा काम भी करता है। और ये रजिस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है जो कि आउटर स्पेस में लॉन्च किए गए हैं उसको भी मेंटेन करता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, रिपोर्ट्स, स्टडीज़, पब्लिकेशंस स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो भी काम करता है। और स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर रिसर्च का काम भी करता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश किया है। ये फर्स्ट जो है 1989 में पब्लिश किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट होती है कंपेटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज़ देखने के लिए। कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है कि कैसे वो अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को मैनेज कर रही हैं। 336 कॉम्पिटेंसीज़ का क्राइटेरिया जो है वो इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, और 4 फैक्टर्स के बेसिस पर ये रैंकिंग की जाती है। कौन से 4 फैक्टर्स हैं? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम की हाईलाइट्स देखें इस बार के इंडेक्स की, तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं 64 इकोनॉमीज़ में ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के इंडेक्स में। इंडिया जो है वो 40th रैंक पर आया है इस बार। और इंडिया का जो पोजीशन है वो इसलिए इम्प्रूव हुआ है क्योंकि इंडिया में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कंपनसेशन लेवल्स और पोल्यूशन कंट्रोल, इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नंदी पोर्टल। ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ जो है उन्होंने नंदी नॉन एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनॉक्यूलेशन सिस्टम पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया है कृषि भवन में। तो ये नंदी पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, बेसिकली रेगुलेटरी अप्रूवल देने के लिए वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि वेटरनरी ड्रग्स और वैक्सीन्स। इससे होगा क्या कि अप्रूवल में जो है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी,
इसको सीमलेसली इंटीग्रेट भी किया गया है सुगम पोर्टल के साथ, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल है। इससे वेलबींग ऑफ लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री प्रमोट की जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री की, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खर्ची पूजा, या जिसको आप केर पूजा भी कहते हो। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पीएम मोदी ने खर्ची पूजा पे लोगों को ग्रीटिंग्स दी हैं। तो ये वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स है ये त्रिपुरा का। जुलाई अगस्त में खासकर जो है ये परफॉर्म किया जाता है, 8th डे ऑफ न्यू मून पे। इसमें होता क्या है, माना जाता है कि अपने पापों को जो है वो क्लेंस किया जा रहा है, और अशद जो मंथ है उसकी शुक्ल अष्टमी के दिन जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। रॉयल प्रीस्ट चंताई द्वारा जो है 14 गॉड्स को जो है वर्शिप किया जाता है, और ओल्ड अगरतला के 14 गॉड्स टेम्पल, जिसको चतुर्दश देवता टेम्पल भी कहा जाता है, वहाँ पर ये 7 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और प्रॉपरली त्रिपुरी ट्रेडिशंस के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। खर्ची पूजा को ही केर पूजा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन केर पूजा के हिसाब से आ जाए तो। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is flash floods. This topic is important for your geography and your disaster management sections. So recently, Chandigarh Manali highway was blocked due to flash floods and landslides. And what are flash floods? So basically, it's a sudden and rapid floods which occur within a short period of time, and generally it is caused by a high rainfall, which creates flooding in less than 6 hours. And it can also happen due to other issues like dam or levee failures. It creates a swift rise in water levels in rivers, streams, or urban areas, often with little or no warning. So it is also very associated with cloudbursts, which is also a sudden phenomena where intense rainfall can occur in a short period of time. So it is known for its extreme force and velocity, and it can overwhelm the drainage systems. So flash flooding generally happens where rivers are narrow and steep, and it can also happen in urban areas which are located near small rivers. So how is it different from the normal floods or the general floods? So the speed of onset differs. Flash floods have a rapid onset, whereas the general floods develop gradually over an extended period of time. Flash floods are short-lived phenomena which subside quickly, whereas general floods can last for days, weeks, or even months. The flash floods are characterized by their high intensity. Of course, general floods can also be very powerful and destructive, but generally it has been seen that they are slow to rise, and they have lower peak than the flash floods. Similarly, the warning time in flash floods is very little, or even there's a possibility that there would be no warning sign time. But in general floods, because they advance gradually, it allows evacuation plans to be implemented and emergency measures to be taken. The flash floods generally have localized events, generally are localized events, whereas general floods can cover larger areas, including river basins, coastal regions, or even expensive low-lying areas. So, what are the steps which have been taken by India? Indian Meteorological Department has been using Doppler weather radars to forecast about flash floods, and using their warning systems also. National Disaster Management Agency also advises inhabitation of low-lying areas along the rivers, nalas, and drains to be regulated by state governments. Similarly, Central Water Commission, National Remote Sensing Agency, state agencies, state governments, state disaster management agencies, they also check for landslides and any blockages in the rivers with the help of satellite imagery to give warning signs over the flash floods. So the next topic is Digital Publisher Content Grievances Council. This topic is important for your governance section. For the first time, Digital Publisher Content Grievances Council, which is a self-regulatory body of OTT platforms, it has recommended the punitive action on a platform invoking the IT Rules 2021.
So they have objected to the content being streamlined on an OTT platform called Ulu, and DPZGC is a self-regulatory body of OTT platforms. They have raised certain issues regarding the obscenity and nudity of the content which has been shown on this platform, and they have basically said that it is contrary to the law of the land, as well as the IT rules of 2021. They have issued a strong advisory to either uh, bring down this web series altogether or make suitable amendments to it. Okay. So what are the IT rules of 2021? So they were notified by Ministry of Electronics and Information Technology in February 2021, and it asks the intermediaries to follow due diligence. Uh, so they have to publish on their website the rules and regulations, privacy policy, and user agreement for the access or usage of its computer resource by any person. And the rules have to be modified. The rules have modified the categories of content which users are not allowed to upload or share. So there is also a grievance redressal committee of intermediary, which has to be prominently published uh, on the website or mobile based application, carrying the name of the grievance officer and his contact details, so that any aggrieved user can make complaint against the violation of the provisions of IT rules, and the grievance officer has to acknowledge that complaint within 24 hours of receiving it and resolve it within 15 days from the receipt. Similarly, there is additional due diligence for significant social media intermediaries. So, uh, significant social media intermediaries are basically decided upon the user base, and they have to appoint a chief compliance officer and a nodal contact person for 24/7 coordination with law enforcement agencies. So, even the significant social media intermediaries which provide messaging services have to identify the first originator of the message within India on its platform. So, in case intermediaries receive certain information filed either by an individual or by any other person on his behalf, they have to remove or disable access within 24 hours of receipt of such complaints. There is also a provision for oversight mechanism by Ministry of Information and Broadcasting, which will formulate this oversight mechanism, and which shall actually publish the charter for self-regulating bodies. Uh, and through that, this DPCGC has been created, which is of course an officially recognized independent self-regulatory body created under the aegis of Internet and Mobile Association of India, and it provides the that required redressal mechanism of complaints under the IT rules. So the next topic is special assistance to states for capital investment. This topic is again important for your governance section. Department of Expenditure under the Finance Ministry has recently approved the capital investment proposals of worth 56,000 crore almost rupees for 16 states. So what is capital expenditure? Either these expenditure is this expenditure is increasing your assets or it is decreasing your liabilities. So it could be development of physical assets like machinery, equipment, building, health facilities, education, etc. Acquiring fixed land or intangible assets, upgrading an existing asset, repairing an existing asset, or even repayment of loan. So capital expenditure has been the prime driver of economy in the last few years, because the private sector has not been in a position to invest due to lower demand and high inflation. So why is capital expenditure important? Because it leads to creation of assets. So fixed assets in return starts giving profit or dividend in future, and repayment of loan also reduces the liability. And once these assets are created, it increases labor participation, and economy raises its capacity to produce more in the future. Whereas revenue expenditure neither creates any asset nor reduces any liability of the government, but it creates a recurring expenditure in nature. So these subsidies or these freebies or any old pension scheme benefits, they are just revenue expenditure, and it is just a blot on the taxpayer money. Okay.
So, what are the cautions with respect to the capital expenditure? So, in the financial year 2019 and 2020, capital expenditure was 14.2% of budget estimates. Government had to cut public spending sharply towards the end of the financial year so that deficit target could be met. Okay, but this particular deficit, which is related to capital expenditure, is actually not that bad as compared to the one that occurs with revenue expenditure. Okay, so the government also launched this scheme for special assistance to states for capital investment 2023-2024, because the government sees that this capital expenditure has a higher multiplier effect. So this scheme was instituted by finance ministry in 2020 and 2021, and the flexibility and simplicity of this scheme was praised by the chief ministers and finance ministers of several states. And this special assistance is provided in the form of state government loans, 50-year interest-free loans, to up to an overall sum of 1.3 lakh crore during this financial year. So, what are the components of the scheme? Part 1 will be available in the form of 1 lakh crore rupees loans, so that which will be divided in in the share of central taxes and duties as per the award of the 15th Finance Commission. Part 2 loans are available for state governments to upgrade their vehicles and ambulances, and also providing them incentives for scrapping of the old ones. So part 3 and part 4 are aimed to reform to incentivize states in reforming the urban planning and urban finance. Part 5 loans are available for increasing the housing stock of the police personnel and their families within the police stations in urban areas. Part 6 loans are available to promote national integration using Make in India, One District, One Product scheme, and construction of the relevant infrastructure. Part 7 loans are available for setting up libraries with digital infrastructure at Panchayat and ward level. So the next topic is United Nations Office for Outer Space Affairs. This topic is important for international relations and science and technology topic also. The UN Secretary General has recently appointed Indian origin satellite industry expert Arti Hola Mani as director of the United Nations Office for Outer Space Affairs. So basically, it's the UN office which is responsible for promoting international cooperation in the peaceful use of outer space, and it forms part of the United Nations office at Vienna. Okay, and it serves as the secretariat for the UN General Assembly's only committee, which is dealing exclusively with those issues, the Committee on the Peaceful Use of Outer Space. Okay, if we look at the Office for the Outer Space Affairs, it implements the United Nations program on space application, and it conducts training courses, workshops, seminars, and other activities on space applications. It also maintains the register of for objects launched into outer space and disseminates that information through its website. And it prepares and distributes documents, reports, studies, and publications with respect to space science and technology. And it also works to improve the use of space science and technology. So the next topic is World Competitiveness Index. This topic is important for international relations. Recently, International Institute for Management Development published the World Competitiveness Index, which was first published in 1989, and it's a comprehensive annual report uh, with its reference point on the competitiveness of countries. It analyzes and ranks countries according to how they manage their competencies to achieve long term value creation. It is based on 336 competencies, and which are divided into four major criteria factors like the economic performance, government efficiency, business efficiency, and infrastructure. As per the recent index, Denmark, Ireland, and Switzerland have been named the top three among 64 economies, which are measured for global competitiveness. India has fallen three ranks this time to finish 40th, but it is still better than the rank that we held in 2019 and 2021. So India's ranking has improved because of its score in exchange rate stability, compensation levels, and improvements in pollution control. So the next topic is Nandi portal. This topic is important for our economy section. Recently, Union Minister of Fisheries has not approved, launched rather, the Nandi
portal, that is the NOC approval for new drugs and inoculation systems portal at Krishi Bhavan, and it has been developed by the Department of Animal Husbandry and the Central Drugs Standard Control Organization. Basically, the aim of this portal is to streamline the regulatory approval process for veterinary products, and this will basically provide uh, approval to veterinary drugs and vaccines, and it will enhance the transparency and efficiency in assessing and examining those proposals. It has also been streamlined through seamless integration with the Sugam portal of the CDSCO, and the aim is to promote the well-being of livestock and livestock industry. So what is CDSCO? It's a national regulatory authority for the medical devices industry in India, and it works under the Ministry of Health and Family Welfare. So the next topic is Kharchi Puja. This topic is important for our art and culture section. So this Kharchi Puja is also known as Ker Puja. Remember this fact. So PM Modi has recently greeted people on the occasion of Kharchi Puja or Ker Puja. It is one of the main festivals of Tripura, and it is performed during the months of July or August on the 8th day of the new moon. The term Khar or Kharchi means cleansing of our sins, and it occurs during the month of Ashad on the Shukla Ashtami day. And the 14 gods are worshipped by the royal priest Chantai, and it takes place at old Agartala in the 14 gods temple called the Chaturdasha Devata temple premises. The Kharchi Puja deities do not have a full body, they only have heads which are worshipped. Okay, and this festival's customs are completely related to the authentic Tripuri traditions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.